So hey guys, good morning everyone. So today we are going to start a new chapter that is वाक्य. आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नेम है दोस्त वाक्य. ये जो वाक्य चैप्टर है ये हिंदी विषय का एक चैप्टर है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वो चाहे 10th एंड 12th बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम्स हों या स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स हों या सेंट्रल बोर्ड्स एग्ज़ाम्स हों या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं. जिन भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हिंदी विषय पूछा जाता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ख़ासकर ये यूपी पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. तो दोस्त आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाक्य. आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि भैया वाक्य क्या होता है और इसके कितने भेद होते हैं और हम कैसे पहचानेंगे ये सरल वाक्य है या मिश्रित वाक्य है या संयुक्त वाक्य है. ये सभी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है. तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं. दोस्त अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच सके. तो चलिए दोस्तों हमारे द्वारा जो भी जानकारी यहाँ पे दी जाती है अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूले. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है दोस्त जिसका नेम है वाक्य. तो सबसे पहले आप सभी लोग बताइए वाक्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं. तो इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस. क्या बोलते हैं? सेंटेंस. और सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है इंग्लिश में? सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होती है? तो याद रखिएगा सेंटेंस की डिफिनीशन होती है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड सेंटेंस. ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मैक कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड सेंटेंस. ये इसकी परिभाषा होती है अंग्रेजी भाषा में. ये इसकी परिभाषा होती है अंग्रेजी भाषा में. अब मैं आप सभी को हिंदी भाषा से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होंगी वाक्य की वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं. तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा. तो भैया चलिए देखते हैं कि वाक्य क्या होता है और आपको समझाते हैं कि भैया कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य है ये वाक्य नहीं है. ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है. तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की ओर. तो सबसे पहले वाक्य को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए. वो कौन सी बेसिक चीज़ है दोस्त? तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या बोला जाता है. भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वर्ड. क्या होती है? वर्ड. भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वर्ड. वर्ड जैसे मान लीजिए छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ. ये सभी हमारे क्या हैं? ये सभी हमारे हैं वर्ड. तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होती है. उसे हम बोलते हैं वर्ड. क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं. और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, जब आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है तो आपको बताना है ध्वनि. क्या होती है? ध्वनि होती है. ध्वनि. अब आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है. आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है तो आपको बता देना है शब्द. क्या भैया? शब्द. जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ राम. तो राम हमारा क्या है? राम हमारा है भैया शब्द. क्या है? शब्द. तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई आपसे पूछा जाए तो आपको बता देना है शब्द. क्या? शब्द. और ये वाक्यांश क्या होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए. वाक्यांश भैया वो होता है जो वाक्य का एक भाग होता है. वाक्यांश को हम क्या बोलते हैं? वाक्य का एक छोटा सा भाग. अंश का मतलब होता है भाग. अंश का मतलब होता है भाग. और वाक्य का मतलब क्या होता है? वाक्य का मतलब है एक वाक्य है दोस्त, उसका जो अंश होगा, उसका जो छोटा सा भाग होगा, एक वाक्य का छोटा सा भाग या छोटा सा हिस्सा को ही हम बोलेंगे वाक्यांश. क्या बोलेंगे? वाक्यांश.
तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये बेसिक चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आप यहाँ से हमारा वाक्य स्टार्ट होता है। यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होता है दोस्त? यहाँ से हमारा वाक्य स्टार्ट होता है। दोस्त वाक्य को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे और भी क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए, जैसे मैंने अंग्रेजी भाषा में पढ़ा है, सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है, ज़रा देखिएगा। सेंटेंस की परिभाषा होती है ए ग्रुप ऑफ वर्ड वर्ड्स which makes complete sense, क्या भैया? कंप्लीट सेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि जो शब्दों का समूह होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। शब्दों के समूह को ही हम वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश की परिभाषा से आपको एक चीज़ क्लियर हुई होगी। यहाँ लिखा है ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मैक कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड सेंटेंस। तो जो वर्डों का ग्रुप होता है, वर्ड्स का ग्रुप होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। जब कई सारे वर्ड्स आपस में मिल जाते हैं तो वो एक सेंटेंस बनाते हैं। और वो सेंटेंस कैसा होना चाहिए? वो सेंटेंस भैया होना चाहिए जो हमें कंप्लीट सेंस दे, कुछ हमें वो सेंटेंस मतलब दे, कुछ एक सेंस दे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। तो मैं आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए राम जाता घर है। अभी मैंने आपको बताया था कि वाक्य भैया क्या होता है? वाक्य होता है शब्दों का योग। कई सारे शब्द जब एक ही में मिल जाते हैं तो एक बड़ा सा वो वाक्य बना देते हैं। वो क्या बना देते हैं? वाक्य बना देते हैं। पर जो शब्दों का योग होगा, जो शब्दों के योग से जो वाक्य बनेगा, वो एक कंप्लीट सेंस देना चाहिए, वो एक सही मतलब देना चाहिए, वो एक कंप्लीट सेंस देना चाहिए, तभी वो वाक्य बोला जाएगा, नहीं तो वाक्य नहीं बोला जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपके सामने एक उदाहरण रखा है। अब ज़रा बताइएगा, यहाँ लिखा है राम। राम हमारा क्या है? शब्द है भैया, शब्द है ना? ये भी हमारा शब्द है। सभी हमारे ये शब्द है ना। अब जब ये शब्द आपस में सभी मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? तो एक वाक्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? वाक्य बन जाएगा। अब ज़रा यहाँ पे एक गौर करने वाली चीज़ है। क्या गौर करने वाली चीज़ है? हमने आपको बताया था कि वाक्य क्या होता है? जब कई सारे शब्द आपस में मिल जाते हैं और वो मिलने के बाद एक वाक्य बना देते हैं। पर वो वाक्य कैसा होना चाहिए? वो वाक्य ऐसा होना चाहिए जो हमें कंप्लीट सेंस दे। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा, ये जो शब्द आपस में मिले हैं, क्या ये शब्द हमें कंप्लीट सेंस दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया देखिए यहाँ पे लिखा है राम जाता घर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। राम जाता घर है, इसका क्या मतलब भैया? राम जाता घर है, तो इसका कोई भी सेंस ही नहीं निकला। जब इसका कोई सेंस नहीं निकला तो हम इसे क्या नहीं बोलेंगे? वाक्य नहीं बोलेंगे। इससे क्या नहीं बोलेंगे? वाक्य नहीं बोलेंगे। यहाँ पे लिखा है राम जाता घर है, तो हम इसे अब क्या नहीं बोलेंगे? वाक्य नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं वाक्य बोलेंगे? क्योंकि इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। यहाँ पे इसका कोई सही अर्थ नहीं निकल रहा, कोई सही इसका मतलब नहीं निकल रहा, इस वाक्य का कोई सही अर्थ नहीं निकल रहा, इस वाक्य का कोई सही मतलब नहीं निकल रहा, तभी हम इसको वाक्य नहीं बोलेंगे। फिर से एक बार डिफिनीशन क्लियर करिएगा।
भैया वाक्य वो होता है जब कई सारे शब्द आपस में मिल जाते हैं, कई सारे शब्द आपस में मिलने के बाद वो एक वाक्य बनाते हैं। और वो वाक्य कैसा होना चाहिए? वो वाक्य ऐसा होना चाहिए जो एक अर्थ दे, या जो एक अर्थ दे, या जो एक सेंस दे, उसी को हम बोलेंगे वाक्य। अगर वो अर्थ नहीं देता है या कोई सेंस नहीं देता है तो हम उसे वाक्य नहीं बोलेंगे। तो ये हमारा वाक्य नहीं हुआ। हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे एक उदाहरण लिखते हैं दोस्त। राम घर जाता है। राम घर जाता है। अब जरा गौर से देखिएगा, ये भी शब्द, ये भी शब्द, ये भी शब्द, ये भी शब्द, जब कई सारे शब्द आपस में मिले तो एक बना जाके वाक्य। क्या बना भैया? वाक्य बना। अब जरा यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा वाक्य लिखा है, क्या ये हमें कोई अर्थ दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा है राम घर जाता है, तो राम घर जाता है। यहाँ पे ये हमारा जो वाक्य लिखा है ये हमें एक अर्थ दे रहा है, यहाँ पे हमें एक सेंस दे रहा है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। अब जरा समझिएगा, हमें आशा और उम्मीद है कि आपको वाक्य क्लियर हो गया होगा कि वाक्य भैया क्या होता है। आपको वाक्य क्लियर हो गया होगा कि वाक्य क्या होता है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको वाक्य बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या था दोस्त? ये था। अब जरा समझिएगा, हमारे पास एक वाक्य लिखा है दरवाजे पर बिमला खड़ी है। दरवाजे पर बिमला खड़ी है। तो यहाँ पे भैया लिखा है दरवाजे पर बिमला खड़ी है। तो यहाँ पे जो हमारा वाक्य है वो पूर्ण अर्थ है। यहाँ पे ये जो वाक्य है वो हमारा क्या दे रहा है? पूर्ण अर्थ दे रहा है। हमें मालूम है कि दरवाजे पर बिमला खड़ी है, तो यहाँ पे जो वाक्य है वो पूरी तरह से एक प्रकार का सेंस दे रहा है, तभी हम इसे क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। फिर अगला आता है वाक्यांश। अगला आता है वाक्यांश। दरवाजे पर, मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बताया था, वाक्यांश उसे बोलेंगे। वाक्यांश किसे बोलते हैं? वाक्य का एक हिस्सा, वाक्य का एक छोटा सा हिस्सा या छोटा सा अंश या छोटा सा टुकड़ा। वाक्य का छोटा सा हिस्सा या अंश या टुकड़े को ही हम क्या बोलेंगे? वाक्यांश बोलेंगे। अब जरा भैया देखिए, पहले वाले उदाहरण से हमने दरवाजे पर यहाँ से इस अंश को तोड़ लिया। इस अंश को जब हमने तोड़ लिया तो इस टूटे वाले अंश को हम क्या बोलेंगे? वाक्यांश बोलेंगे। वाक्यांश क्या होता है? वाक्य का छोटा सा अंश या छोटा सा भाग या छोटा सा टुकड़ा। तो हमें आशा है और उम्मीद है कि आपको वाक्यांश भी क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ आपको याद रखना है, वाक्यांश कभी भी पूर्ण अर्थ नहीं देता है। क्या नहीं देता है? वाक्यांश कभी भी पूर्ण अर्थ नहीं देता है। अब जरा यहीं से समझ लीजिएगा, वाक्यांश में लिखा है दरवाजे पर, दरवाजे पर। तो भैया इस वाक्यांश से आपको कोई भी सेंस निकला? कोई भी अर्थ महसूस हुआ कि दरवाजे पर क्या? इसने डायरेक्ट बोल दिया दरवाजे पर। अब हमें तो ये नहीं मालूम क्या दरवाजे पर, तो इसका कोई अर्थ यहाँ पे नहीं निकल रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे वाक्यांश। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको वाक्य और वाक्यांश में डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा और आपको ये भी क्लियर हो गया कि भैया वाक्य क्या होते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर आता है हमारा वाक्य की परिभाषा क्या होती है। जरा देखिएगा गौर से, वाक्य की क्या परिभाषा होती है। पदों या शब्दों का व्यवस्थित रूप वाक्य कहलाता है। पदों या शब्दों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। पदों या शब्दों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जब कई सारे पद आपस में मिल जाते हैं, जब कई सारे शब्द आपस में मिल जाते हैं तो एक वाक्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक वाक्य बनाते हैं। पर जो वाक्य बनता है वो क्या होना चाहिए? एक अर्थपूर्ण होना चाहिए। एक अर्थपूर्ण होना चाहिए, जो अर्थ देता हो, जो सेंस देता हो, उसी को हम बोलेंगे वाक्य। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको वाक्य की परिभाषा क्लियर हो गई होगी। फिर आते हैं, शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई वाक्य कहलाता है। शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई को हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया था भैया, क्या समझाया था कि वाक्य कैसे हमारा बनता है। ये बताया था मैंने आपको, शब्द जब आपस में जुड़ते हैं
तो अब एक वाक्य बनता है, क्या बनता है, वाक्य बनता है। पर जो जुड़े हुए शब्द हैं एक वाक्य बनाते हैं, वो वाक्य हमारा कैसा होना चाहिए, वो वाक्य हमारा होना चाहिए जो हमें एक प्रकार का अर्थ दे, क्या दे, अर्थ दे या कोई सेंस दे, उसी को हम बोलेंगे वाक्य। जो सेंस नहीं देगा उसे हम वाक्य नहीं बोलेंगे, हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर दोस्त, और आपको बेहतरीन जानकारी यहाँ पे देते हैं। अब आता है हमारा वाक्य के अंग। भैया वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। वाक्य के अंगों पे चलते हैं। तो वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला अंग होता है उद्देश्य, पहला अंग होता है उद्देश्य, दूसरा अंग होता है विधेय। पहला अंग होता है उद्देश्य, पहला अंग होता है उद्देश्य, दूसरा अंग होता है विधेय। अब जरा यहाँ पे समझिएगा ये उद्देश्य क्या होता है। तो याद रखिएगा उद्देश्य भैया उसे बोलते हैं जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात होगी, जिसके बारे में बात होगी हम उसे बोलेंगे उद्देश्य, जिसके बारे में बात होगी उसे हम बोलेंगे उद्देश्य। अब जरा समझिएगा ये विधेय क्या होता है। तो जो उद्देश्य के बारे में बताता है, भैया देखिए उद्देश्य क्या होगा, जिसके बारे में बात होगी, जिसके बारे में बात होगी, जिस व्यक्ति के बारे में बात होगी, जिस वस्तु के बारे में बात होगी उसे हम बोलेंगे उद्देश्य। और विधेय क्या होता है, जो उद्देश्य के बारे में बताता है, जो उद्देश्य के बारे में बताता है, जो उद्देश्य के बारे में बताता है उसे हम बोलेंगे विधेय। अब जरा समझिएगा उदाहरण की सहायता से। यहाँ लिखा है भैया सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, मैंने आपको बताया था उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो। तो भैया यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है, सचिन तेंदुलकर के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर हमारे क्या हो जाएंगे, उद्देश्य हो जाएगा। यहाँ पे उद्देश्य हमारा सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। उद्देश्य हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, इसमें सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर हमारे क्या होंगे, उद्देश्य। सचिन तेंदुलकर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, उद्देश्य। और मैंने आपको बताया था कि विधेय क्या होता है, विधेय वो होता है जो उद्देश्य के बारे में बताता है। तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर के बारे में क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि एक महान खिलाड़ी हैं। तो एक महान खिलाड़ी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक महान खिलाड़ी, ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा विधेय। क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तो याद रखिएगा उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में बताया जा रहा हो। और विधेय वो होता है क्या बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, जो कुछ बताया जा रहा है उसके बारे में, वही हमारा विधेय हो जाएगा। तो मैं आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब अगला उदाहरण है हमारा, बरगद का पेड़ हमारे जीवन में छाया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बरगद का पेड़ हमारे जीवन में छाया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, मैंने आपको बताया था उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में बात हो। तो यहाँ पे भैया बात किसके बारे में हो रही है, बात हो रही बरगद के पेड़ के बारे में, बरगद का पेड़ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। क्या हो गया, उद्देश्य। तो बरगद का पेड़ हमारा यहाँ पे क्या हुआ, उद्देश्य हुआ। क्या हुआ, उद्देश्य हो गया। अब जरा यहाँ पे देखिए विधेय हमने क्या बताया था, विधेय हमने बताया था जो उद्देश्य के बारे में बताता है, मतलब बरगद के बारे में जो भी जानकारी यहाँ पे बताई जा रही है वो हमारा क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, विधेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है हमारे जीवन में छाया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन महत्वपूर्ण है, बरगद का पेड़। तो ये हमारा हो जाएगा विधेय। क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होंगी, बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होंगी जो हमने यहाँ पे आपको चीज़ें बताई हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब जरा समझिएगा वाक्य के अनिवार्य तत्व कितने होते हैं। वाक्य के अनिवार्य तत्व हमेशा याद रखिएगा 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। वाक्य के अनिवार्य तत्व कितने होते हैं, 6 होते हैं। सबसे पहला तत्व आता है हमारा आकांक्षा। अब ये समझिएगा ये आकांक्षा क्या होता है, जो जानने की इच्छा बनाए, जो जानने की इच्छा बनाए उसे हम क्या बोलेंगे, आकांक्षा बोलेंगे। जो जानने की इच्छा बनाए भैया उसे बोलेंगे आकांक्षा। जो जानने की इच्छा बनाए उसे बोलेंगे आकांक्षा।
जो जानने की इच्छा बनाए उसे क्या बोलेंगे? आकांक्षा बोलेंगे। अब अगला हम तत्व पे चलते हैं, अगले तत्व। अगला तत्व है दोस्त निकटता। अगला तत्व कौन सा है? निकटता। अब ये निकटता क्या होता है? शब्दों का एक निश्चित दूरी पर लिखा होना। शब्दों का एक निश्चित दूरी पर लिखा होना ही हम बोलते हैं निकटता। क्या बोलते हैं? निकटता। शब्दों का एक निश्चित दूरी पर लिखा होना ही क्या बोलते हैं? निकटता बोलते हैं। अगले तत्व पे चलते हैं। अगला तत्व है हमारा योग्यता। अब जरा समझिएगा ये योग्यता क्या होता है? पदों के निश्चित अर्थ का ज्ञान करने की क्षमता। जैसे कोई भी पद लिखा है तो उसका जो निश्चित ज्ञान होता है उसी को हम बोलते हैं योग्यता। तो दोस्त योग्यता क्या होती है? जो पदों के निश्चित ज्ञान का मतलब जो पदों का जो निश्चित ज्ञान होता है भैया, जो पदों के निश्चित अर्थ का ज्ञान करने की जो क्षमता होती है, जैसे कोई भी पद लिखा है उसका जो ज्ञान करने की जो क्षमता होती है उसी को हम बोलते हैं योग्यता। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको योग्यता भी क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। चौथा भैया तत्व आता है पदक्रम। पदक्रम। वाक्यों में पद का क्रम में होना भी जरूरी है। भैया वाक्यों में पद का क्रम में होना भी क्या है? जरूरी है। वाक्यों में पद का क्रम में होना भी जरूरी है। मैंने आपको क्रम बताया था भैया शुरुआत में ही। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है राम से लिखा है राम राम खाना खाता है। तो देखिए जरा यहाँ पे जितने भी भैया शब्द हैं वो सभी एक प्रकार के किस में हैं? क्रम में हैं। देखिए क्रम में है कि नहीं है? राम खाना खाता है। अभी हम इसी को जस्ट इधर से उधर क्रम कर दें, इधर से उधर क्रम कर दें तो क्या वो क्रम में रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। तो देखिए एक प्रकार का हमारा ये क्रम में लिखा है। अब यहाँ पे इसका कोई अर्थ भी निकल रहा है, इसका एक अर्थ भी निकल रहा है, इसका एक सेंस भी निकल रहा और ये क्रम में भी है। तो इसी को हम बोलते हैं पद क्रम। इसी को हम क्या बोलते हैं? पद क्रम बोलते हैं। चले बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर आता है पांचवा तत्व आता है भैया अन्वय। ये समझिएगा अन्वय क्या होता है? अन्वय एक मेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक मेल होना चाहिए। और भैया वो मेल किसके किसके बीच में होना चाहिए ये भी आपको मालूम होना चाहिए। वो भैया लिंग में होना चाहिए, लिंग पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। वचन में होना चाहिए, एक वचन बहुवचन। काल में होना चाहिए, किस में होना चाहिए? काल में, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल। कारक में होना चाहिए। का सही प्रयोग अन्वय कहलाता है। भैया देखिए एक मेल होना चाहिए। सबसे पहले आपको एक याद रखना है, अन्वय में एक मेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए। लिंग वचन काल कारक का सही प्रयोग अन्वय कहलाता है। जैसे हमने मान लीजिए लिंग का भी प्रयोग सही से कर लिया, पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी हमने पहचान लिया, सही से इसका प्रयोग कर लिया। वचन भी हमने पहचान लिया, सही से इसका प्रयोग कर लिया। काल भी हमने सही ढंग से लगा लिया, कारक भी लगा लिया। तो इसका मतलब इसका जो सही प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? अन्वय कहलाता है। क्या कहलाता है? अन्वय कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है भैया हमने रोटी खाई। हमने रोटी खाई। तो यहाँ पे जरा देखिए भैया, यहाँ पे लिंग वचन कारक सही ढंग से सभी लगे हैं। क्या लगे हैं? सही ढंग से सभी लगे हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? अन्वय बोलेंगे। अब अगला आता है छठे नंबर पे सार्थकता। क्या आता है? सार्थकता आता है। सार्थकता आता है भैया। ये सार्थकता क्या होता है? सार्थकता क्या होता है? अब जरा समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं भैया राम पानी खाता है। राम, यहाँ पे मैं लिख दूं। अब यहाँ पे आपको बताना है राम पानी खाता है। फिर अगला लिख दूं मैं राम पानी पीता है।
पानी पीता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि भैया कौन सा सार्थकता है, कि किस वाक्य में सार्थकता यहाँ पे नजर आ रही है। अब जरा यहाँ पे देखिए भैया, क्या पानी खाया भी जाता है? नहीं खाया जाता। राम पानी खाता है, तो ये पहला जो वाक्य लिखा है ये पूरी तरह से गलत है, ये पूरी तरह से गलत है, इसमें कोई भी सार्थकता नजर नहीं आ रही है। फिर अगला वाक्य है राम पानी पीता है। हाँ भैया, पानी पिया जाता है, तो यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे सार्थकता नजर आई, तो इसका मतलब ये वाक्य हमारा पूरी तरह से सही है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको तत्व बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गए होंगे। वाक्य के जितने भी तत्व होते हैं वो बढ़िया से आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, आपको बताते हैं कि ये भैया वाक्य क्या होते हैं। अब आते हैं हम वाक्य के भेद। अब भैया चलते हैं वाक्य के भेदों की ओर। अब समझिएगा ये वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं। वाक्य के भेदों की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है भैया हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भैया 8 भेद हैं। कितने? 8 भेद हैं। और आपसे बोला जाए रचना के आधार पर कितने हैं, तो याद रखिएगा रचना के आधार पर वाक्य के भैया 3 भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। तो पहला भेद है हमारा सरल वाक्य। रचना के आधार पर पहला भेद है सरल वाक्य। रचना के आधार पर दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। दूसरा भेद है भैया संयुक्त वाक्य। तीसरा भेद है हमारा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, ये 3 भेद हमारे होते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम एक एक भेद की ओर बढ़ते हैं और आपको विधिवत से बेहतरीन ढंग से यहाँ पे जानकारी देता हूँ। तो गौर करके देखिएगा जो हमारे द्वारा यहाँ पे बताई जा रही जो भी चीज़। अब समझिएगा भैया कैसे। तो पहला हमारा आता है अर्थ के आधार पर। हमने अभी बताया आपको 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। तो इसमें 8 भेद में से पहला भेद है हमारा विधानवाचक। विधानवाचक, अब समझिएगा ये विधानवाचक क्या होता है। जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का बोध होता है, हमेशा याद रखिए जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का बोध हो, किसका बोध हो? क्रिया के करने या होने का बोध हो, उसे हम बोलेंगे विधानवाचक। भैया जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का बोध हो उसे हम बोलेंगे विधानवाचक। अब जरा यहाँ पे देखिए उदाहरण। भारत एक देश है। भारत एक क्या है? देश है। तो ये हमारा क्या हुआ? विधानवाचक हो गया। फिर यहाँ पे लिखा है दशरथ अयोध्या के राजा थे। दशरथ अयोध्या के राजा थे। तो यहाँ पे भैया क्या हुआ? विधानवाचक हुआ। क्यों हुआ विधानवाचक? क्योंकि इसमें क्रिया के करने या होने का क्या होता है? बोध होता है। तो मैं आशा और उम्मीद है कि आपको विधानवाचक क्लियर हो गया होगा। फिर आता है हमारा निषेधवाचक। निषेधवाचक, भैया ये निषेधवाचक क्या होता है? निषेधवाचक समझिएगा, जिस वाक्य में किसी कार्य के ना होने तथा निषेधात्मक बोध हो। भैया हमेशा याद रखिएगा निषेध का मतलब नहीं। निषेधवाचक की जब भी बात की जाए तो आपको याद रखना है जिस वाक्य में किसी कार्य के ना होने, जिस वाक्य में किसी कार्य के ना होने या निषेधात्मक बोध हो, क्या हो? निषेधात्मक बोध हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? निषेधवाचक बोलेंगे। भैया इसमें जो कार्य होता है वो नहीं की ओर जाता है, वो कार्य हमारा पूरा नहीं हो पाता है, वो हमारा एक तरीके से निगेटिव की ओर जाता है, नकारात्मक की ओर जाता है। क्या जाता है? निषेधात्मक की ओर जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। जहाँ भी नहीं लग जाएगा भैया, नहीं याद रखिएगा वो निषेधवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निषेधवाचक। यहाँ लिखा है वह कुछ ना कर सकी, तो यहाँ पे देखिए ना लग गया ना, वह कुछ ना कर सकी, तो इसका मतलब है ना का मतलब निषेध। यहाँ पे निषेधात्मक बोध हो रहा है। क्या बोध हो रहा है? निषेधात्मक बोध हो रहा है, तो ये हमारा निषेधवाचक हो जाएगा। वह खेलने नहीं आया, तो यहाँ पे भैया नहीं आ गया, इसका मतलब ये क्या है? निषेधवाचक है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको निषेधवाचक बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नवाचक की ओर। भैया प्रश्नवाचक क्या होता है? जिस वाक्य में किसी तरह के प्रश्न किए जाने का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक
कहते हैं। याद रखिएगा, प्रश्नवाचक में क्या होता है, जिस वाक्य में किसी तरह के प्रश्न किए जाने का बोध हो। जैसे हम कोई भी प्रश्न कर दें, किसी भी व्यक्ति से हम कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर दें या कोई भी प्रश्न कर दें, तो वो हमारा किस में आएगा, प्रश्नवाचक में आएगा। जैसे मैं किसी से पूछ लूँ आपका नाम क्या है, तो हमने आपका नाम क्या है, तो मैंने एक प्रकार का क्या किया है भैया, क्वेश्चन किया है, उससे हमने प्रश्न किया है। जब उससे हमने प्रश्न किया है तो वो हमारा प्रश्नवाचक हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है दशरथ कहाँ के राजा थे, तो हमसे एक प्रकार का क्वेश्चन किया गया है कि हमसे पूछा गया है दशरथ कहाँ के राजा थे। हमसे क्या पूछा गया, दशरथ कहाँ के राजा थे, तो एक प्रकार का हमसे प्रश्न पूछा गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, जिन भी वाक्यों में प्रश्न किए जाने का क्या हो, बोध हो, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक बोलेंगे। और इसकी एक और पहचान है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह भी होगा, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर आता है हमारा तुमने क्या खाया। अब किसी दूसरे से पूछा जा रहा है भैया, किसी दूसरे से प्रश्न किया जा रहा है कि तुमने क्या खाया, तुमने क्या खाया, तुमने क्या पिया, तुम कब जाओगे, तो एक प्रकार का क्या है भैया, प्रश्न है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब यहाँ पे भैया क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये भी हमारा प्रश्नवाचक की ही पहचान है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको प्रश्नवाचक बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गया होगा। फिर आता है हमारा आज्ञावाचक। आज्ञावाचक भैया ये क्या होता है, आज्ञावाचक का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि भैया आज्ञा देना या अनुरोध करना या आदेश देना, ये हमारे सभी क्या हो जाएंगे, आज्ञावाचक हो जाएंगे। जिस वाक्य में आज्ञा, ये यहाँ पे सही कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गई भैया राइटिंग लिखने में। जिस वाक्य में आज्ञा, अनुरोध, आदेश आदि का बोध हो, जिन भी वाक्यों में भैया आज्ञा, अनुरोध या आदेश का जहाँ भी बोध हो जाएगा, याद रखिएगा वो हमारा आज्ञावाचक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैं किसी से बोल देता हूँ भैया बैठो, तो हमने उसको क्या बताया, हमने उससे कहा बैठो, तो एक प्रकार का क्या है भैया, आज्ञा है, क्या है, आज्ञावाचक है। बैठ जाइए, हमने कहा क्या बोला, बैठ जाइए, कृपया क्या लगाया भैया, कृपया, बैठ जाओ, ये सभी हमने बोला है, तो इसका मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। जैसे हम किसी से बोल दें प्लीज़ गिव मी अ पेन, कृपया पेन दे दीजिए, कृपया पेन दे दीजिए, हमने देखिए कृपया लगा दिया, तो हमने एक प्रकार की क्या की, आज्ञा की, क्या की भैया, अनुरोध किया, क्या किया, अनुरोध किया उससे, तो इस एक प्रकार क्या क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक हो जाएगा, आज्ञावाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, आज्ञावाचक हो जाएगा। जैसे हम किसी से बोल दें खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, तो हमने भैया क्या दिया, आदेश, क्या दिया, आदेश, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको आज्ञावाचक भी क्लियर हो गया होगा। अब आता है हमारा विस्मयवाचक। भैया ये विस्मयवाचक क्या होता है, विस्मयवाचक जरा समझिएगा। विस्मयवाचक की ये पहचान होती है भैया, ये याद रखिएगा, विस्मयवाचक जिस वाक्य में आश्चर्य, किस चीज़ का, आश्चर्य, शोक, हर्ष, दुख, सुख आदि का बोध हो। विस्मयवाचक में हमेशा याद रखिएगा, जिन भी वाक्यों में आश्चर्य, शोक, हर्ष, दुख, सुख, इन सभी चीज़ों का भैया बोध होगा, उसे हम बोलेंगे विस्मयवाचक, क्या बोलेंगे, विस्मयवाचक बोलेंगे। जहाँ पे आश्चर्य का बोध हो और यहाँ शोक का बोध हो, दुख का बोध हो, सुख का बोध हो, हर्ष का बोध हो, वहाँ पे हमारा विस्मयवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विस्मयवाचक हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आहा कितना सुंदर दृश्य है, आहा कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पे देखिए भैया आहा के साथ क्या लगा है, अब यहाँ पे गौर से देखिए जरा, आहा के साथ क्या लगा है, आहा के साथ भैया विस्मय सूचक यहाँ पे चिन्ह लगा है, क्या लगा है, विस्मय सूचक चिन्ह लगा है। एक तो हमने यहाँ पे भैया विस्मय सूचक चिन्ह से पहचान लिया, दूसरा देखिए आहा कितना सुंदर है, आहा कितना सुंदर दृश्य है, तो ये भी हमारा विस्मयवाचक हो जाएगा। फिर आगे लिखा है, यहाँ भी देखिए चिन्ह लगा है,
ओह कितनी ठंड है, ओह कितनी ठंड है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, विस्मयवाचक हो जाएगा। अभी हम बोलते हैं हे राम, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, विस्मयवाचक हो जाएगा। अभी हम बोलते हैं शाबाश, शाबाश, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, विस्मयवाचक हो जाएगा। अभी हम बोलते हैं हे भगवान, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, विस्मयवाचक हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको विस्मयवाचक भी बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इच्छावाचक पे चलते हैं। जिस वाक्य से किसी इच्छा या शुभकामना या आशीर्वाद का बोध हो उसे हम बोलेंगे इच्छावाचक। भैया याद रखना, जिस वाक्य में क्या होगा, इच्छा या शुभकामना या आशीर्वाद का बोध हो, आशीर्वाद का बोध हो, शुभकामना का बोध हो या इच्छा का बोध हो, वहाँ पे हमारा इच्छावाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इच्छावाचक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए नववर्ष मंगलमय हो, नववर्ष मंगलमय हो, तो यहाँ पे हमने क्या दी भैया, शुभकामनाएं दी। क्या दी, शुभकामना दी। तो जब शुभकामना दी तो ये हमारा इच्छावाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इच्छावाचक हो जाएगा। भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, तो हमने यहाँ पे क्या दिया भैया, यहाँ पे हमने आशीर्वाद दिया, किसी दूसरे को हमने आशीर्वाद दिया और कहा भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, तो ये हमने क्या दिया, आशीर्वाद दिया। तो ये भी हमारा इच्छावाचक हो जाएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको इच्छावाचक भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं संकेतवाचक पे। अब जरा समझिएगा ये संकेतवाचक भैया क्या होता है। जिस वाक्य से किसी संकेत या एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर करता है। हमेशा याद रखिएगा, जहाँ भी संभावना की बात आ जाएगी या संकेत की बात आ जाएगी तो हमारा वहाँ पे हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य, संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। या पहला वाक्य दूसरे पर क्या कर रहा हो, संभावना व्यक्त कर रहा हो, संभावना पर निर्भर हो, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, संकेतवाचक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यदि वर्षा होगी, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, तो फसल अच्छी होगी। तो यहाँ पे एक प्रकार की संभावना व्यक्त की जा रही है, एक प्रकार की संभावना जताई जा रही है कि अगर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। तो एक प्रकार की क्या है भैया, संभावना है। तो जब संभावना है तो ये हमारा संकेतवाचक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं बोल दूं यदि आज मैंने पढ़ाई कर ली होती तो कल मेरी नौकरी लग गई होती। तो हमने एक प्रकार की क्या की, संभावना जताई कि अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा होता। तो एक प्रकार की हमारी संभावना है। तो संभावना जहाँ भी आएगी, संभावना आएगी या संकेत आएगा तो वहाँ पे हमारा संकेतवाचक हो जाएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको संकेतवाचक बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं संदेहवाचक। अब भैया समझिएगा ये संदेहवाचक क्या होता है। संदेहवाचक, जिस वाक्य से किसी प्रकार के संदेह या संभावना का बोध हो, संदेह या संभावना का बोध हो भैया, जहाँ पे संदेह का बोध हो या संभावना का बोध हो वहाँ पे हमारा संदेहवाचक हो जाएगा। अब जरा देखिए उदाहरण से समझिएगा इसे। शायद राम रात को आएगा, तो यहाँ पे भैया देखिए हमने शायद लगाया ना, क्या लगाया, शायद। क्या लिखा, शायद। तो शायद भैया हमने क्या किया भैया, यहाँ पे एक संदेह जताया, संदेह व्यक्त किया, संदेह जताया कि शायद राम रात को आएगा। हमने एक प्रकार का क्या किया, संदेह व्यक्त किया, संदेह जताया कि शायद आज ऐसा होगा, शायद वो आज आएगा। तो हमने क्या किया, एक प्रकार का संदेह जताया, एक प्रकार का संदेह व्यक्त किया, शायद कल वो कार्य कर लेगा। हमें क्लियर नहीं है लेकिन हमें एक प्रकार का संदेह है कि हाँ वो कर लेगा, हमने संदेह जताया। फिर अगला है शायद वह पहुंच चुका होगा। तो हमें ये तो क्लियर नहीं कि वो पहुंच चुका है कि नहीं पहुंच चुका है, पर हमने एक प्रकार का यहाँ पे शायद लगा के संदेह व्यक्त किया, संदेह जताया है कि वो शायद वह पहुंच चुका होगा। तो भैया जहाँ भी संदेह या संभावना का बोध हो वहाँ पे हमारा संदेहवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संदेहवाचक हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको संदेहवाचक भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा रचना के आधार पर वाक्य के भैया कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं,
रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है भैया दूसरा होता है मिश्रित वाक्य, तीसरा होता है भैया संयुक्त वाक्य। ये 3 वाक्य होते हैं हमारे किसके? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं कितने? 3 होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या करनी है? ये चीज़ आपको भैया क्या करनी है? ध्यान रखनी है। हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होंगी। अब जरा समझिएगा भैया, ये सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य याद रखिएगा, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसे हम बोलेंगे सरल वाक्य। मैंने आपको बताया था उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बात की जा रही हो उसे बोलेंगे उद्देश्य। जिसके बारे में बात की जा रही हो उसको बोलेंगे उद्देश्य। और विधेय क्या होता है? विधेय क्या करता है? विधेय उद्देश्य के बारे में बताता है। विधेय क्या करता है? विधेय जो होता है वो उद्देश्य के बारे में बताता है। तो यहाँ पे भैया बात किसके बारे में की जा रही है? मुकेश के बारे में की जा रही है। तो मुकेश हमारा क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हमने अभी शुरुआत में आपको बताया था भैया कि उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है मुकेश पढ़ता है। कौन पढ़ता है? मुकेश पढ़ता है। तो मुकेश हमारा उद्देश्य है। अब यहाँ पे जो पढ़ता है लिखा है, ये जो लिखा है पढ़ता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। क्यों विधेय हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे भैया मुकेश के बारे में बता रहा है। कौन? विधेय बता रहा है। विधेय की परिभाषा भी बताई थी हमने। विधेय क्या करता है? विधेय भैया उद्देश्य के बारे में बताता है, और उद्देश्य हमारा है मुकेश। और ये विधेय क्या कर रहा है? बता रहा है कि मुकेश क्या करता है? मुकेश पढ़ता है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको सरल वाक्य क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। एक और उदाहरण है, राकेश ने भोजन किया। तो यहाँ पे भैया राकेश हमारा क्या है? जरा बताइएगा आप लोग। राकेश हमारा है उद्देश्य। राकेश है क्या? उद्देश्य। राकेश है उद्देश्य। क्यों राकेश उद्देश्य है? क्योंकि राकेश के बारे में बात की जा रही है, तो राकेश हमारा उद्देश्य है। और यहाँ पे देखिए, ने भोजन किया। ने भोजन किया, ये हमारा हो जाएगा क्या? सॉरी, ये हमारा हो जाएगा विधेय। क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। क्यों विधेय हो जाएगा? क्योंकि ये राकेश के बारे में बता रहा है। ये उद्देश्य के बारे में बता रहा है कि भैया उद्देश्य ने भोजन किया या राकेश ने भोजन किया। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको सरल वाक्य बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गया होगा। क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। तो दोस्त, हमारे द्वारा जो भी जानकारी यहाँ पे दी जा रही है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने भाई को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही तमाम जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर आ जाया करेंगी। क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से पर डे आपको एक वीडियो मिला करेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर भैया आता है हमारा मिश्रित वाक्य। अब जरा समझिएगा ये मिश्रित वाक्य क्या होता है। मिश्रित वाक्य समझिएगा, वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो, वहाँ मिश्र वाक्य होता है। हमेशा याद रखिएगा मिश्रित वाक्य में क्या होगा? मिश्रित वाक्य में याद रखिएगा उसमें एक साधारण वाक्य होगा। क्या होगा? एक साधारण वाक्य होगा। और उसके अलावा क्या होगा? उसके अधीन दूसरा उपवाक्य भी होगा। उसके अधीन दूसरा उपवाक्य भी होगा, उसे हम बोलेंगे मिश्रित वाक्य। अब भैया याद रखिएगा, जो भी मिश्रित वाक्य होंगे उनमें कुछ योजक शब्द भी आपको नज़र आएंगे। तो आप उन योजक शब्दों की सहायता से ये पहचान कर सकते हैं कि कौन सा भैया हमारा मिश्रित है। जैसे आपके सामने ये योजक शब्द लिखे हैं, ज्यों, जिसका, जिसकी, क्योंकि, जिसने, इसलिए, जो, सो, जहाँ, वहाँ, इधर उधर, जिस प्रकार, उस प्रकार, जैसे वैसे, जब तब, अगर, जिसे, उतना, इतना, कि आदि। ये सभी योजक शब्द जहाँ भी आपको नज़र आ जाएं तो याद रखिएगा वो हमारा मिश्रित वाक्य
हो जाएगा। अब हम उदाहरण की सहायता से आपको समझाते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा यहाँ पे भैया, यहाँ पे गौर से देखिएगा। तो यहाँ पे पहला वाक्य लिखा है, प्रधानाचार्य ने बताया कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। प्रधानाचार्य ने बताया कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। और अभी हमने बताया था, आपके सामने योजक शब्द नज़र आ जाएं तो आपको पहचान लेना है कि ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। यहाँ पे आपको की नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है? की। अभी मैंने आपको बताया था, देखिए ज़रा की आपको कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा होगा की कहाँ पे भैया, ये देखिए आपको की नज़र आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा? तो ये भैया आपको की नज़र आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको पहचान करना क्लियर हो गया होगा, पहचान करना बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले वाक्य की ओर। जिसे आप ढूंढ रहे हो वह मैं नहीं हूँ। जिसे आप ढूंढ रहे हो वह मैं नहीं हूँ। जिसे आप ढूंढ रहे हो वह मैं नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये योजक शब्द आ गया है भैया। वो योजक शब्द कौन सा है? वो योजक शब्द कौन सा है? देखिए योजक शब्द है हमारा जिसे। ये हमारा क्या है? योजक शब्द है। योजक शब्द है। योजक शब्द यहाँ पे आपको नज़र आ गया जिसे। अब देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था, ये देखिए जिसे लिखा है, जिसे, ये यहाँ पे नज़र आ गया। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ये भी हमारा मिश्रित वाक्य हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको भैया मिश्रित वाक्य पहचानना बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रहा होगा, बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रहा होगा। फिर अगले उदाहरण पे चलते हैं। अगला उदाहरण क्या है? गौर से देखिएगा। अगला उदाहरण है, मोहित ने उस युवक को पीटा। मोहित ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी थी। जिसने जेब काटी थी। तो यहाँ पे देखिए भैया आपके सामने एक योजक चिन्ह आ गया, एक योजक शब्द आ गया। योजक शब्द कौन सा? जिसने। ये हमारा योजक शब्द है कि नहीं है? अभी दोबारा से आपको दिखाते हैं कौन कौन से बताए थे। योजक शब्द देखिए आपको नज़र आ गया यहाँ पे। तो जब आपको जिसने योजक शब्द नज़र आ गया, यहाँ पे जो लिखा है जिसने, ये हमारा योजक शब्द है। तो जब योजक शब्द ये वाला नज़र आ गया तो इसका मतलब ये हमारा मिश्रित वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको मिश्रित वाक्य पहचानना बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले उदाहरण पे चलते हैं। सबसे पहले आपको जिसने दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा है। ये देखिए कहाँ पे गया भैया, ये देखिए यहाँ पे लिखा है जिसने। तो ये हमारा क्या है? योजक शब्द है। ये नज़र आ जाए तो आपको याद रखना है वो मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अगले उदाहरण पे चलते हैं। क्योंकि रजत बीमार था इसलिए वह विद्यालय नहीं गया। क्योंकि रजत बीमार था इसलिए वह विद्यालय नहीं गया। अब जरा यहाँ पे देखिए भैया योजक शब्द कौन कौन से हैं। पहला तो योजक शब्द हमारा क्योंकि, पहला है योजक शब्द क्योंकि। और भैया इसमें एक और है, एक कौन सा है? इसलिए। ये दोनों योजक शब्द हैं। कौन हैं? ये दोनों योजक शब्द हैं। क्या हैं? योजक शब्द हैं। ये दोनों भैया योजक शब्द हैं। जब हमको दो दो योजक शब्द नज़र आ गए तो हमें आंख मीच के बता देना है ये हमारा क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको मिश्रित वाक्य बेहतरीन ढंग से पता करना आसानी से आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर आता है हमारा संयुक्त वाक्य। अब आप कौन सा वाक्य भैया? संयुक्त वाक्य। अब जरा ये समझिएगा ये संयुक्त वाक्य क्या होता है। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। याद रखिएगा संयुक्त वाक्य में क्या होगा? जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिन भी वाक्यों में दो या दो से भैया ज़्यादा सरल वाक्य हों और वो किसके साथ जुड़े हों? समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हों। किसके द्वारा? समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हों, उन्हें हम बोलेंगे संयुक्त वाक्य। अब दोस्तों अभी तक आपने हमारा अव्यय चैप्टर नहीं कंप्लीट किया है तो आप उसे पहले कंप्लीट करिएगा, तभी आपको वहीं पे समुच्चय बोधक अव्यय क्लियर हो जाएगा।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आपको मैं कुछ योजक शब्द भी बता देता हूँ पहचान करने के लिए, कि जब कभी भी आपको ये सभी योजक शब्द नज़र आ जाएं तो आपको याद रखना है वो हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जैसे आपके सामने योजक शब्द आ जाए और, एवं, या, अथवा, तथा, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, तो, नहीं, तो, व आदि, ये जहाँ भी योजक शब्द आपको नज़र आ जाएं तो आपको याद रखना है वो भैया हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे गौर करके समझिएगा। पहला उदाहरण है संयुक्त वाक्य का, बादल छाए और वर्षा होने लगी। तो यहाँ पे और क्या है भैया, ये और हमारा योजक शब्द है। क्या है, योजक शब्द है। क्या है भैया, योजक शब्द है। जब ये योजक शब्द है तो इसका मतलब ये हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या होगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको संयुक्त वाक्य भी पहचानना थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अभी 2-4 एग्जाम्पल और लेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, हमने और कहाँ पे लिखा है, और ये देखिए पहला ही यहाँ पे योजक शब्द लिखा है और। तो जहाँ भी आपको और नज़र आ जाए, एवं आ जाए, या, अथवा, तथा, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, तो, नहीं, तो, वह आदि, ये जहाँ भी योजक शब्द आपको नज़र आ जाएं तो याद रखिएगा वो हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको पहला उदाहरण बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले उदाहरण पे। अगले उदाहरण भैया क्या है, अगला उदाहरण है, रात बीत गई तथा सुबह हो गई। रात बीत गई तथा सुबह हो गई। तो यहाँ पे देखिए भैया तथा आ गया। क्या आ गया, तथा आ गया। तो यहाँ पे ये तथा शब्द क्या है, ये योजक शब्द है। क्या है, योजक शब्द है कि नहीं है, ये भैया हमारा क्या है, योजक शब्द है। जब हमें ये योजक शब्द नज़र आ गया तो इसका मतलब हमें मालूम है कि ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको बेहतरीन ढंग से हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही होगी। तो दोस्त, अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। तो अगला उदाहरण क्या है, जरा गौर से देखिएगा। तुम नहीं जा सकते हो, तुम नहीं जा सकते तो मोहित को भेज दो। तुम नहीं जा सकते तो मोहित को भेज दो। तो यहाँ पे तो शब्द है, ये तो शब्द हमारा क्या है, योजक शब्द है। क्या है, योजक शब्द है। क्या है भैया, योजक शब्द है। तो जो यहाँ पे लिखा है ये हमारा योजक शब्द है। तो जब योजक शब्द मिल गया तो वो हमारा क्या होगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या होगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को बेहतरीन ढंग से हर एक चीज़ यहाँ पे भैया क्लियर हो रही होगी। हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही होगी। तो हम बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। अगला उदाहरण क्या है, गौर से देखिएगा ज़रा यहाँ पे। वह 2 दिन यहाँ रहा, वह 2 दिन यहाँ रहा और वह सबका प्रिय हो गया। वह 2 दिन यहाँ रहा और वह सबका प्रिय हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपको एक योजक शब्द नज़र आया होगा और वो योजक शब्द है और। ये और योजक शब्द है। क्या है, योजक शब्द है। क्या है भैया, योजक शब्द है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाक्य हमारा हो जाएगा संयुक्त वाक्य। क्या होगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि भैया आप सभी को हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। अब हम अगले और लास्ट उदाहरण पे चलते हैं। नहीं, बस इतने ही हमारे उदाहरण थे दोस्त। तो ये चीज़ें मैंने आप सभी को समझाई हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई होगी। कोई भी डाउट दोस्त
इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपका रह भी जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। तो उसी के बिहाफ पे मैं आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करूँगा। सो दोस्त, हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा, क्योंकि जो जानकारी आपको मिली है दोस्त वो और लोगों को भी मिल सके, इसी के लिए शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और ज़रा ये भी बात समझ लीजिएगा दोस्त, आपने अगर हमारे अभी प्लेलिस्ट में जाकर और हिंदी के चैप्टर नहीं कंप्लीट किए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जा सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट का सेक्शन होगा। प्लेलिस्ट के सेक्शन पे आपको यहाँ पे नज़र आएगा ऊपर दोस्त, हिंदी क्लासेस, कौन सा कॉलम, हिंदी क्लासेस नाम का एक प्लेलिस्ट नज़र आएगा। जैसे ही आप हिंदी क्लासेस नामक प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे दोस्त, तो आपको हिंदी की सारी क्लासें बेहतरीन ढंग से वहाँ पे मिल जाएंगी। और वो भी मैंने एक सिंगल वीडियो में ही पूरे चैप्टर कंप्लीट किए हैं। ये भी नहीं कि 2-4 पार्टों में मैंने आपको कराया हो। तो आपका सिंगल वीडियो में ही पूरा कंटेंट आपको मैंने दिया है दोस्त। वहाँ से आप अपने हिंदी के और भी चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था हमारा दोस्त सेंटेंस, जो वाक्य मैंने आपको पूरा करा दिया है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को बेहतरीन ढंग से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगर चैनल अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल भैया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को अंत करते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।